Hello students, welcome to my channel Fine Arts with Suresh. Today we are here to discuss about the introduction of अजंता. अजंता के बारे में आप सभी ने सुना है. अजंता एलोरा. ओके, इट्स अ फेमस नेम. ये यहाँ पे कई सारे केव्स हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है अजंता. इसके बारे में आपको बताएंगे. अजंता इज़ नोन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस फ्रेस्को पेंटिंग. आप सभी इस नोट को देखते रहें और साथ के साथ इसको देखें, समझें जो भी मैं समझा रहा हूँ. बाद में जब आपको PDF फाइल भी इसके साथ दूंगा मैं, उसे भी साथ में आप इसको टैली करें तो आप खुद भी रीड करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी. तो अभी हम स्टार्ट करें. अजंता इज़ नोन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस फ्रेस्को पेंटिंग. फ्रेस्को क्या होता है? फ्रेस्को उसे बोलते हैं जो दीवारों पे बनाई जाती है, दीवारों पे म्यूरल आर्ट्स करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रेस्को पेंटिंग. तो फ्रेस्को पेंटिंग जो है, इसके लिए अजंता बहुत ज़्यादा फेमस है. आप लोगों ने एक पेंटिंग देखी होगी जिसमें बुद्धा जी हाथ में एक लोटस लिए थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ बेंड होते हुए, आपने देखा होगा. बहुत ही फेमस पेंटिंग है. वो दीवारों पे बनाई गई अजंता के केव्स पे. तो वो उसका भी आगे, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. ओके, दैट वाज पेंटेड इन गुप्ता पीरियड. जब ये पेंटिंग्स बनी थी अजंता केव्स के अंदर, तब गुप्ता पीरियड चल रहा था. इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 106 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बाय रोड इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो कि अराउंड 106 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र के अंदर ही है वो. बाय रोड हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर ये औरंगाबाद में ये अजंता केव्स हैं. एक्सटेंडिंग अलोंग रॉकी हिल्स सम 300 फीट हाई. ये करीब 300 फीट ऊंची जगह पे ये अजंता केव्स वहाँ पे बनाई गई हैं. इट इज़ कट आउट ऑफ अ सिंगल माउंटेन. एक वैसे ये सुनने में बड़ा ही नामुमकिन सा लगता है, बट ये किया गया है. ओके, इट इज़ कट आउट ऑफ अ सिंगल माउंटेन विच एक्सटेंड्स along a stretch of 486 मीटर. ये एक सिंगल माउंटेन को कट करके बनाया गया है जो स्ट्रेच है 486 मीटर तक. क्रिस्केंट मून शेप. अब क्रिस्केंट मून शेप क्या है, आपने देखा होगा, आधा चांद, उस तरीके का शेप में ये ऊपर से अगर हम देखेंगे, बर्ड व्यू यानी ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो पूरा एरिया है ऊपर एक चांद के जैसा, हाफ चांद के जैसा दिखेगा ये माउंटेन एरिया. ठीक है, और इसको बहुत ही कुशलता से, बहुत मेहनत से इसको कट करके इन्होंने केव्स बनाई है यहाँ पे. इट इज़ कट आउट ऑफ अ सिंगल माउंटेन विच एक्सटेंड्स अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 486 मीटर इन क्रेसेंट मून शेप. बिलो दिस स्लैशेस द लिटिल स्ट्रीम ऑफ वघोरा रिवर. उसके ही पास में नीचे की तरफ एक वघोरा नाम का एक नदी है जो पास से बहती है. बहुत पतली स्ट्रीम है इसकी. मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, और कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं, और वाकई में ये इनक्रेडिबल है. इट वॉज डिस्कवर्ड इन अर्ली 19th सेंचुरी बाय सम आर्मी ऑफिसर्स. ये तो बहुत पहले बना था, गुप्ता पीरियड से भी पहले, बट उसमें जो पेंटिंग्स हुई हैं ये गुप्ता पीरियड में हुई थी. ओके, ये 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवर हुआ, यानी इसको ढूंढा गया किसके ज़रिए, एक आर्मी ऑफिसर के ज़रिए. द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द अजंता was sent to the Royal Asiatic Society by लेफ्टिनेंट J.E. अलेक्जेंडर. ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे
इनके ज़रिए ये रिपोर्ट बनाया गया था। ओके, हु विजिटेड अजंता इन 1824, 1824 में शायद वो ढूंढने निकले हों कुछ, या कुछ उस तरफ जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, कहते हैं ट्रैकिंग के वक्त। तो क्या पता उन्हें उस वक्त ये दिखा हो और उन्होंने इसकी पर्टिकुलर पूरी रिपोर्ट बनाई कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे है, केव्स हैं कि क्या है, सारी चीज़ें। देयर आर 29 caves in अजंता विच आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमने अजंता के बारे में पढ़ा, कहाँ पे ये एग्जैक्टली है, कितनी इसकी ऊंचाई है, कितने दूरी पर है, ओके, कितने एरिया में ये स्प्रेड है, कितने मीटर में, तो ये सारी चीज़ें हम जान गए। अब हम इसके अंदर डिटेल्स में जा रहे हैं। देयर आर 29 caves इन अजंता, अजंता विच आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की केव्स वहाँ पे ढूंढने पर मिली। अब वन इज़ चैत्या एंड अदर वन इज़ विहारा, दोनों के नाम अलग अलग हैं। टू टाइप्स, ऐसे 29 केव्स हैं बट उनमें से टू टाइप्स की थी, तो जो कुछ उसमें से चैत्या थी, कुछ उसमें विहारा थी। व्हाट इज़ चैत्या एंड व्हाट इज़ विहारा, यहाँ पे समझेंगे हम अभी। आउट ऑफ 29 caves, 5 caves, नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर केव्स की नंबरिंग भी हो रखी है, तो उसमें से नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 आर चैत्या हॉल्स। चैत्या caves are also known as stupa caves. They were the places of worship and religious discoveries, while the rest of the caves are known as vihara. Vihara caves were used for the living places. अब जो भी वहाँ पे संत वहाँ पे वर्शिप करते थे, कुछ नई चीज़ें डिस्कवरीज करते थे रिलीजियस को लेकर, वो भिक्षु यानी कि वो संत वो वहाँ पे कुछ केव्स में रहते थे और कुछ केव्स में वो पूजा वगैरह भी किया करते थे। ओके, प्रेजेंटली अ फ्यू पेंटिंग्स, ओके सॉरी यहाँ पे आ गया, हाँ, विहारा केव्स वर यूज्ड फॉर द लिविंग प्लेस ऑफ द भिक्षु। भिक्षु मीन्स वो जो संत जो भीख मांग के अपना गुजारा करते थे और वहाँ पे वो आसन में बैठ के पूजा वगैरह भी किया करते थे। ओके, नाउ प्रेजेंटली अ फ्यू पेंटिंग्स एग्जिस्ट ओनली इन 6 caves. वहाँ पे अब 6 caves में पेंटिंग्स हैं। अब उन 6 caves के नंबरिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, नंबर 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17। पर्टिकुलर ये केव्स के नंबर हैं। इन नंबर्स इन केव के अंदर कुछ पेंटिंग्स अभी भी ठीक ठाक हैं जिनको देखी जा सकती है। Whereas paintings of other caves have almost vanished. अब ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स 18th सेंचुरी 18-19 सेंचुरी से पहले की बनाई हुई है, और कौन सी चीज़ इतनी लंबी चलती है, बट ये फिर भी चली क्योंकि इनको बनाई गई थी नेचुरल कलर्स। ओके, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन भगवान बुद्धा एंड जातका स्टोरीज। जातका स्टोरीज मीन्स कुछ कहानियाँ जो हम सुनते हैं ना, पंचतंत्र से रिलेटेड हो गई, इस तरीके की, और भगवान बुद्धा की कुछ स्टोरीज उसमें बनाई गई हैं। हाउ एवर नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो चोजन फॉर पेंटिंग। नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, ये तो भगवान की सब्जेक्ट्स को तो लेते ही थे, बट नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स भी लिया करते थे, जैसे कि नॉर्मल लिविंग स्टाइल को लेकर क्या चीज़ें बनानी, कैसे रहते थे, क्या है ना। अब वो क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स क्या है, रिप्रेजेंट अ लिविंग वर्ल्ड। नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लिविंग वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम बिकॉज दे डिपिक्ट सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ, beggars, fishermen, bullfight, birds, animals, king, queen, rich, poor, plants, etc. अब ये सारे टॉपिक्स को वो
रिलीजियस के अलावा भी बनाया करते थे। इन सब टॉपिक्स को भी वो यूज़ करते थे पेंटिंग्स बनाने के लिए दीवारों पर। ओके, द पीपल ऑफ गुप्ता पीरियड वर वेरी सिंपल। अब ये हमें पता कैसे चला? इन पेंटिंग्स के ज़रिए। वेरी सिंपल, दे यूज टू लर्न आर्ट एज अ नेसेसरी सोशल रिक्वायरमेंट। वो आर्ट को कैसे यूज़ करते थे, क्यों लर्न करते थे? क्योंकि ये एक सामाजिक रिक्वायरमेंट। आज क्या है, आज के दौर में हम क्विकली सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं दूर दूर से लोगों को अपने बारे में बताने के लिए। ओके, अपने अचीवमेंट्स, अपने क्रिएटिविटी को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो अपलोड कर देते हैं। वैसे ही ये अपनी लाइफस्टाइल को शो करने के लिए, अपने मैसेजेस को आगे आने वाली सोशल या सोसाइटी को समझाने के लिए ये इसको यूज़ किया करते थे। अजंता म्यूरल्स वर डन इन टेम्परा स्टाइल। टेम्परा स्टाइल आई थिंक मैंने आपको बताया, नहीं बताया। टेम्परा स्टाइल क्या होता है? दे प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर पेंटिंग द सरफेस। अब ये कैसे पूरा होता है, पूरा प्रोसेस आप समझिए। दे प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर पेंटिंग। जिस भी सतह, जिस भी सरफेस पे वो बनाने वाले होते हैं उसको उसको तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? द सरफेस ऑफ द रॉक वॉज चिजल्ड रफ on which the artist used to apply a coat of mud mixed with cow dung। cow dung यानी कि गोबर, उसमें वो मिलाते थे मड यानी कीचड़। राइस हस्क यानी कि यानी कि जो राइस निकलने के बाद जो उनकी जो हस्क रह जाती हैं उसे, एंड गम ओवर इट। वो गम यानी ग्लूज़ जो पेड़ों से निकलती हैं, इन चीज़ों को मिला के उस सरफेस, उस दीवारों पे लगाते थे, उसको प्लेन बनाते थे, फिर जाके उस पर कुछ बनाया करते थे। देन दे अप्लाइड 2 कोट्स ऑफ मड एंड प्लास्टर। जो पूरा बना के उसके ऊपर लास्ट में मड और प्लास्टर का एक अच्छा सा कोटिंग करके उसको बड़ा फिनिशिंग कर देते थे। द फर्स्ट कोटिंग वॉज मेड रफ टू फिल इन द पोर्स ऑफ रॉक्स एंड कवर द chisel strokes, and they laid a fine coat of lime plaster। लास्ट में क्या है? चूना। चूना वाइट। अब आप देखिए, आप किस पे बनाते हैं? पेपर। पेपर क्या होता है? वाइट कलर। कैनवस क्या होता है? वाइट कलर। तो अब इन्हें भी तो वाइट कलर चाहिए। इन्होंने क्या किया? लास्ट में सबसे ओवर क्या किया? लाइम प्लास्टर ओवर इट। सबसे लास्ट में सब कुछ कर लेने के बाद, सारे पोर्स फिल कर लेने के बाद, इन्होंने लाइम का एक प्लास्टर बना के बहुत फिनिशिंग तरीके से इसको चढ़ाया और इसको एक अपने लिए ग्राउंड तैयार किया पेंटिंग करने के लिए। ओके, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत सिंपल है ये। बस एक लाइफस्टाइल के बारे में समझाया गया है, अजंता में क्या चीज़ें हैं और उस वक्त यानी गुप्ता पीरियड के पीपल क्या करते थे, कैसे करते थे। देन द आर्टिस्ट वुड ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ कंपोजिशन इन रेड ऑकर कलर। आउटलाइन बनाया करते थे किससे? रेड ऑकर कलर। बहुत नेचुरल कलर्स होते हैं जो कि मिट्टी या स्टोन्स में से निकलते हैं, उनको पीस के बनाते थे। आफ्टरवर्ड्स दे अप्लाइड कलर्स अकॉर्डिंग टू द कलर कॉम्बिनेशन। और फिर उसके बाद जहाँ पे जो कलर उनको ज़रूरत पड़ती थी वैसे वैसे वो कलर्स यूज़ किया करते थे। द फिनिशिंग ऑफ द पेंटिंग वॉज डन बाय ब्लैक एंड ब्राउन आउटलाइन। सबसे लास्ट में आप जैसे स्केच पेन से आउटलाइनिंग करते हैं, बस ये भी अपने आउटलाइनिंग करते थे किससे? ब्लैक एंड ब्राउन आउटलाइंस करते थे। दे यूज्ड लिमिटेड कलर्स लाइक वाइट। अब वो क्या कलर्स उनको नेचुरली मिलते थे बड़े रेयर नेचुरल्स, तो इस वजह से बहुत लिमिटेड कलर्स ही वो यूज़ कर पाते थे, जैसे कि वाइट, येलो, ऑकर, टेरा टेरा वेड टेरा वर्डे ग्रीन, जिसको आज के टाइम में वेरिडियन ग्रीन बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल प्योर ग्रीन बोलते हैं इसको। ओके, इंडियन रेड, ब्राउन एंड ब्लैक, जो कि नेचुरल कलर्स हैं। दीज कलर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब सुन लीजिए, ये भी जो भी मैं कहा था कि नेचुरल कलर से मिनरल से मिलते थे, ट्रीज से मिलते थे, वेजिटेबल से मिलते थे। वी डोंट फाइंड द यूज़ ऑफ लाइट एंड शेड एंड blue color in early period, but in classical period they made use of blue color and light and shades also। पहले क्या था कि ये ब्लू और ये शेडिंग वगैरह नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें
ये कलर ही मिलता ही नहीं था, बट बाद में जब धीरे धीरे वो एडवांस होने लगे तो उन्होंने इन कलर्स का भी कहीं ना कहीं से डिस्कवरी की और इसको भी यूज़ करना शुरू किया। जैसे कि किस पे किया ना, आईज़ पे किया, आईब्रोज पे किया, नोज़ पे किया, लिप्स पे किया, एंड अदर पोर्शन ऑफ बॉडी वर डन बाय सिंगल ब्रश स्ट्रोक्स। Okay, they used light colors for the affluent people and dark colors for commoners. affluent people लाइट कलर्स किसके लिए, जो थोड़े महान टाइप पीपल्स हैं उनके लिए, और जो कॉमनर्स यानी कि नॉर्मल पीपल डेली लाइफ में दिखने वाले लोगों को वो थोड़ा सा डार्क कलर्स यूज़ करके शो करते थे कि ये रिच हैं और ये पुअर हैं, ऐसा। ओके, नाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस through the line, the expressions of emotions. Emotions के जो expressions है through the lines, drawing and the picture composition are the special features of अजंता art. देखिए, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो अब वो लाइंस के ज़रिए ही इमोशंस शो करते थे, एक्सप्रेशंस बताते थे। ओके, दीज लाइंस आर मेड thick and thin by exerting pressure on the brush to reflect the desired effect. अब ये चीज़ पहले भी होती थी और आज भी होती है। कैसे? अगर आपको कहीं पे थिक लाइन खींचनी है एंड यू हैव ओनली वन ब्रश ऑफ 2 नंबर, तो आप क्या करते हो, उस ब्रश को थोड़ा सा दबा के चलाते हो तो वो लाइन थोड़ी थिक हो जाती है, और अगर उस ब्रश को आप थोड़ी हल्के से ऊपर की तरफ चलाओगे तो बहुत थिन लाइन हो जाती है। ये भी पहले भी वही किया करते थे। ओके, द शेड्स ऑफ लाइन्स आर ऑल्सो वेरिड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द पेंटिंग इज मेड लार्ज इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द फिगर्स टू मेक इट प्रोमिनेंट। अब कोई एक टॉपिक लिया उन्होंने, उसमें अगर किसी टॉपिक में किसी को उन्होंने सपोज़ मेन फिगर बनाना चाहे उसमें से किसी एक को, तो उसको वो बड़ा बनाते थे और बाकियों को छोटा। ओके, द अजंता आर्टिस्ट पेंटेड सक्सेसफुली इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स लाइक लव, एंगर, करेज, फियर, रेनंशिएशन, रिपोज, कंपैशन एक्सेट्रा। इन चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से वो अपनी पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट किया करते थे। दे यूज़ हैंड postures, face and eye styles to depict expression like hope, request, pardon, compassion, perching, etc. ओके, वो क्या क्या यूज़ करते थे इन सब एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए? हैंड पॉस्चर्स, फेस एंड आई स्टाइल। नॉर्मल सी बात है, सभी यूज़ करते हैं ऐसा, है ना? तो उन्होंने भी पहले यूज़ किया इस तरीके से, और जिन्होंने भी इन चीज़ों को डिस्कवर किया उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे लिख कर। ओके, नेक्स्ट, दो देयर इज़ रिफ्लेक्शन इन द सब्जेक्ट मैटर, द ईच पेंटिंग इज़ पेंटेड इन अ कम्प्लीटली क्रिएटिव वे। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हर एक पेंटिंग बनाई है, और आज मानो ये वाकई में बहुत ही अद्भुत बात है कि इतने सालों पहले लोगों में इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आई, कैसे आई। ये कभी कभी आप अगर उस केव्स में कभी जाएं, देखें, वाकई में आपको थोड़ी देर तक तो ये आश्चर्य लगेगा, आपको ये ऐसा फील होगा कि वाकई में पहले आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे, इनोवेटिव हुआ करते थे। ओके, दे डेकोरेटेड द रूफ ऑफ द केव्स ऑल्सो। सोचिए कैसे किया होगा, है ना? द हेयर स्टाइल्स, ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट रिदम, बैलेंस, हारमोनी एंड इमोशंस। अब अगर उन्होंने कहीं पे मेल कोई रॉयल फैमिली का बनाया है या कोई लेडी फिगर बनाई है, तो डेफिनेटली वहाँ पे उन्होंने ऑर्नामेंट्स भी शो किए हैं, गारमेंट्स भी, जो कि ये बताते हैं कि उनमें कितना रिदम, बैलेंस और कितनी हारमोनी है और उनके इमोशंस में। We also find a unique emotional depiction
ऑफ वर्ल्ड एंड एनिमल लाइक पीकॉक। अब रही बात, हमने तो पढ़ लिया कि ह्यूमन फिगर्स को कैसे बनाया। अब यहाँ पे ये पढ़ने के बाद, अब ये लाइन पढ़ने के बाद ये पता लग रहा है कि वो एनिमल्स फिगर्स को भी बनाया करते थे, जैसे कि पीकॉक, डक, गूस, एलिफेंट, हॉर्सेस, बुल, डियर, डॉग, monkey, and in Ajanta paintings. Okay, they also painted nature in the most realistic form. ये तो नेचुरल है, क्योंकि तब ना उनके पास गूगल था, ना टीवी थी, कुछ भी नहीं था। उनके आसपास सिर्फ नेचर था, तो नेचर से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हो गए थे। दिन भर रात भर नेचर को ही देखा करते, तो उन्होंने जो भी उस पर नेचर वाली पेंटिंग बनाई है बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनाई। द डिपिक्शन ऑफ ट्रीज लाइक बनाना, banyan, पीपल, अशोका, मैंगो with the use of limited color is praised worthy। हमने पहले ही पढ़ा कि उनके पास बहुत ही लिमिटेड कलर्स हुआ करते थे, बट उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा इन ट्रीज़ को बनाया कि हम उन ट्रीज़ को देखकर समझ सकते हैं कि वो कौन से फ्रूट की या कौन सी एग्जैक्टली ट्री है। दो द वुमेन फिगर्स पेंटेड इन अजंता आर हाफ न्यूड, बट दे नेवर रिफ्लेक्ट ऑब्सेनिटी। मतलब हाफ न्यूड तो बनाया, बट उसको देखकर बुरा फील नहीं होता। उसको देखकर आपको एक आर्टिस्टिक व्यू से आप उसको देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ओके, दे लुक ग्रेसफुल, डिवाइन, पोलाइट, full of affection, compassion, and inspiration. In short, it is noteworthy that the originality and creativity of Ajanta artists took the art of the painting to the climax. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अजंता के आर्टिस्ट जो उस वक्त उन लोगों ने जो भी आर्टिस्ट रहे होंगे, उन्होंने चरम सीमा तक, यानी कि कलाकृति के चरम सीमा तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। ओके, द स्कल्प्टर ऑफ अजंता वर जस्ट एज टैलेंटेड एज द पेंटर। अब तक तो हमने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ी यहाँ तक। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्कल्प्टर के बारे में भी बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन केव्स के अंदर स्कल्पचर्स भी हैं। अब वो भी हम आगे टॉपिक्स है, पर्टिकुलर उसके ऊपर भी टॉपिक्स हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे आने वाले क्लासेस में। बट अभी हम थोड़े से कुछ बताया है, इसको पढ़ लेते हैं। द स्कल्प्टर ऑफ अजंता वर जस्ट एज टैलेंटेड एज पेंटर्स, क्रिएटिंग वंडरफुल मॉडल्ड फिगर्स full of energy and elegance. They did not treat bodies as frames of bones on which to hang flesh. Instead, as in yoga, they saw the ideal body as full of breath, the inner life force, apparently pushing outward from within. Faces and limbs are soft and rounded and portrayed with realistic detail. देखिए बच्चे, हमने यहाँ तक तो पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, पेंटर्स के बारे में पढ़ा, स्कल्प्टर के बारे में भी जाना कि वो सिर्फ कोई बोन्स और फ्लैश वगैरह नहीं शो करते थे। वो वाकई में उसमें जान फूंकने की पूरी कला रखते थे। पूरी उनमें ये बात थी कि वो कोई भी फिगर्स बनाते थे, उनमें वो पूरी तरीके से अपनी परफेक्शन को शो करने की कोशिश करते थे। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है आप समझने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कलर स्कीम्स के बारे में, उनके टॉपिक्स के बारे में। ओके, कैसे वो कितने एक्सप्रेसिव थे अपने पेंटिंग्स को लेकर, कितने इमोशनल थे। ओके, उनमें अब ओके, नंबर ऑफ़ केव्स, कौन कौन से केव्स को चैत्य बोलते हैं, कौन कौन से केव्स को विहारा बोलते हैं, चैत्य में क्या करते थे, विहारा में क्या करते थे,
ठीक है, एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ द अजंता केव्स ये भी बताया गया है। तो ये आपको पूरा आपको अच्छे से फिर से रीड करना है, थॉरोली अंडरलाइन करना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत और इजी में जाना है तो ये हिंदी में भी आपके लिए मैंने सेंड किया है, आप हिंदी में भी रीड आउट करें साथ के साथ, तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ओके, सो अगर आपको कहीं ऐसे डिफ़िकल्टीज फील होती है तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई नंबर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।